नमस्ते। आज हम गोता लगा रहे हैं साइबर जगत के कानूनी और आपराधिक पहलुओं में। जी हाँ। हमारा स्रोत है साइबर कानून और अपराध, एक व्यापक परीक्षा। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइबर अपराध क्या बला है, कैसे ये वक्त के साथ बदला है और भारत में इसे लेकर क्या कानून है। बिल्कुल, एक जरूरी विषय है आज के दौर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, साइबर अपराध आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा हो। अच्छा। चाहे वो कंप्यूटर खुद निशाना हो या फिर अपराध करने का हथियार। जैसे कि हैकिंग। डेटा चोरी। हाँ, हैकिंग, डेटा चोरी, आजकल वो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, साइबर स्टॉकिंग, ये सब इसी में आता है। और फिर आता है साइबर कानून। जी हाँ, साइबर कानून। ये वो नियम कायदे हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद क्या है? मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं इन कानूनों से? मुख्य तौर पर 3 चीजें। एक तो सुरक्षा, साइबर हमलों से बचाना। दूसरा प्राइवेसी, यानी हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा। और तीसरा ई-कॉमर्स, जो ऑनलाइन व्यापार है उसे ठीक से चलाना, रेगुलेट करना। ये जानना दिलचस्प है कि ये पारंपरिक अपराधों से अलग कैसे है। सुनने में तो चोरी या धोखाधड़ी जैसा ही लगता है, बस तरीका डिजिटल है। हाँ, पर इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसे बहुत अलग बना देती हैं। पहली बात, इसकी कोई सीमा नहीं होती। मतलब कोई कहीं से भी बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी निशाना बना सकता है। बॉर्डरलेस क्राइम है ये। अच्छा, और दूसरा, गुमनामी। इंटरनेट पर अपनी असली पहचान छुपाना ज्यादा आसान है, तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और मैंने सुना है इसकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है। बिल्कुल, रफ्तार और स्केल। एक सिंगल अटैक से मतलब मिनटों में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। और सबूतों का क्या? पारंपरिक अपराध में तो फिजिकल सबूत होते हैं। यहाँ वो मुश्किल है। सबूत होते हैं डिजिटल, डेटा के रूप में। और डिजिटल सबूतों को मिटाना या उनमें फेरबदल करना कहीं ज्यादा आसान है। तो ये सारी बातें मिलकर जैसे जांचना और इस पर मुकदमा चलाना बहुत मुश्किल बना देती होंगी। बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर अपराध करने वाला एक देश में है, पीड़ित दूसरे देश में और सर्वर तीसरे देश में, तो किस देश का कानून लगेगा? सबूत कैसे इकट्ठे होंगे? ये वो सवाल हैं जिनसे पुलिस और जांच एजेंसियां रोज निपटती हैं। सही बात है। अच्छा, अगर हम इसके इतिहास को देखें तो ये कब से चल रहा है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही पनपा है। 60 और 70 के दशक में शुरू हुआ था। तब क्या होता था? तब वो फोन फ्रीकिंग होती थी, मतलब टेलीफोन सिस्टम से छेड़छाड़, या क्रीपर जैसा पहला कंप्यूटर वर्म आया। पर वो ज्यादातर शरारत या बस एक तरह की तकनीकी खुराफात होती थी। अच्छा, मतलब गंभीर अपराध नहीं थे शुरू में। हाँ, उतना नहीं। फिर 80 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर आ गया। और 90 के दशक में इंटरनेट। बिल्कुल। जैसे ही इंटरनेट आम हुआ, साइबर अपराध का मकसद बदल गया। अब पैसा कमाना एक बड़ा मोटिवेशन बन गया। तो फिर किस तरह के अपराध आए? हैकिंग बढ़ी, स्पैम ईमेल्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, यानी किसी वेबसाइट को ठप कर देना, और फिशिंग, मतलब नकली ईमेल या वेबसाइट से आपकी जानकारी चुराना। ये सब 90 और 2000 के दशक में आम हो गया। और आज की तारीख में? आज तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, संगठित अपराध बन चुका है। हम रैंसमवेयर की बात करते हैं, वो वायरस जो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं और फिरौती मांगते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। फिर हैं एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स या APTs। ये लंबे समय तक चलने वाले चोरी छुपे हमले होते हैं। अक्सर इनके पीछे बड़े ग्रुप्स या कभी-कभी सरकारें भी होती हैं। बाप रे! तो ये छोटी मोटी शरारतों से शुरू होकर अब एक तरह की वैश्विक इंडस्ट्री बन गया है। आप कह सकते हैं, एक जटिल ग्लोबल सुरक्षा और आर्थिक चुनौती। जब अपराध ग्लोबल है तो कानून भी ग्लोबल होना चाहिए, है ना? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हुई हैं इस दिशा में? हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे अहम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। ये यूरोप की परिषद का कन्वेंशन है साइबर अपराध पर। इसका क्या मकसद है? इसका मुख्य मकसद है कि अलग-अलग देशों के साइबर कानूनों में एक तरह का तालमेल हो और जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, क्योंकि अपराधी तो कोई सीमा मानते नहीं। सही कहा। बिना आपसी सहयोग के तो इन्हें पकड़ना नामुमकिन सा होगा। जी। अब आते हैं भारत पर। हमारे देश में साइबर कानून की क्या स्थिति है? भारत में जो मुख्य कानून है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000 जिसे कहते हैं। ये कब बना था? ये सन 2000 में आया था। इसका मेन उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कानूनी मान्यता देना
और साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना। इसमें कुछ खास धाराएं या प्रावधान हैं जिनका जिक्र करना जरूरी हो? हाँ, कई हैं। जैसे धारा 43 है, ये बिना इजाजत किसी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने या डेटा को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। इसमें जुर्माने का प्रावधान है। और हैकिंग वगैरह के लिए? उसके लिए धारा 66 है, कंप्यूटर से जुड़े अपराध जिसमें हैकिंग भी शामिल है। फिर धारा 66B है, जो चोरी के कंप्यूटर या डिवाइस रखने से डील करती है। और धारा 67 है, ऑनलाइन अश्लील सामग्री फैलाने के बारे में। क्या इसमें समय के साथ बदलाव भी हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। 2008 में इसमें एक बड़ा संशोधन हुआ था। ये जरूरी था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही थी। क्या जोड़ा गया था उस संशोधन में? उसमें कई नए अपराध जोड़े गए, जैसे डेटा चोरी, पहचान की चोरी और साइबर आतंकवाद। सजाएं भी बढ़ाई गई। ये दिखाता है कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। लेकिन क्या कानून हमेशा टेक्नोलॉजी की रफ्तार पकड़ पाता है? एक चुनौती तो रहती होगी। ये हमेशा एक चुनौती रहती है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि कानून अक्सर पीछे रह जाता है। और सबूत इकट्ठा करना, खासकर जब डेटा इनक्रिप्टेड हो या सर्वर विदेश में हो, ये आज भी एक बहुत बड़ी बाधा है। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि साइबर अपराध समझने के लिए थोड़ी तकनीकी जानकारी भी जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, पर बेसिक चीजें पता हो तो अच्छा है। जैसे कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कैसे काम करते हैं, लैन, वैन, इंटरनेट कैसे चलता है, और ईमेल, वेबसाइट्स। हाँ, ईमेल के पीछे की टेक्नोलॉजी, SMTP, POP3, वर्ल्ड वाइड वेब, HTML, HTTP और DNS का नाम सुना होगा आपने। हाँ, डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल, ये इंटरनेट की फोन बुक की तरह है। वेबसाइट के नाम को उसके असली IP एड्रेस से जोड़ता है। अपराधी कई बार इसी DNS सिस्टम में गड़बड़ करके आपको नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक बातें समझने से हमें ये अपराध कैसे होते हैं ये बेहतर समझ आ सकता है। जी हाँ। तो आज हमने साइबर अपराध की दुनिया की एक झलक देखी। ये क्या है, कैसे विकसित हुआ और भारत में कानूनी ढांचा क्या है। ये तो साफ है कि ये बहुत ही जटिल और लगातार बदलने वाला फील्ड है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आज की बातचीत से एक बात साफ निकल कर आती है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, ये मौके तो बहुत लाई हैं, पर अपने साथ अनोखी चुनौतियां भी लाई हैं। सही कहा। और अब हम सबके लिए, सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े कानूनों की थोड़ी बहुत समझ रखना जरूरी होता जा रहा है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसी नई तकनीकें हमारी जिंदगी में और गहराई से जुड़ रही हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में हमारे साइबर कानूनों को और कैसे विकसित होने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो व्यक्तियों और समाज को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख सके, खासकर तब जब अपराधी इतनी आसानी से देशों की सरहदें लांघ जाते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना होगा।